friends, welcome back to our channel. Today we are discuss practical question of probability related to dice. मैंने बोला था कि डाइस के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, 10th क्लास में भी होते हैं, 11th क्लास में भी होते हैं, 12th क्लास में भी होते हैं और अपर ग्रेजुएशन में भी ये होते ही है। तो ये डाइस का क्वेश्चन है, देख के आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें क्या कैलकुलेशन करना है, इसका आंसर कौन से तरीके से लिखना है और इसका आंसर क्या आएगा। डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पर प्रोबेबिलिटी के सारे जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने पहले ही बोला था, उसको समझना जरूरी है। अगर वो क्वेश्चन आप इजीली अच्छे से समझ गए तो इसका जो आंसर है वो इजीली आप लिख पाएंगे। तो इसको समझना जरूरी है। इसके क्वेश्चन में कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है और 2 से 3 स्टेप में इसका आंसर हमें लिखना है और इसमें कोई भी लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, पर इसको समझने की बहुत जरूरत है। अगर एक क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा नहीं है या तो आपने ऐसे ही रट्टा लगा दिया तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत ही होगा। इसको समझने की जरूरत है। और जो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो समझने में थोड़े बहुत आपको ज्यादा टाइम लेता है, कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं लेता है, पर समझना जरूरी है। क्योंकि जो आप क्वेश्चन को पूरी तरह से नहीं समझे तो आप उसका गलत आंसर ही लिख देंगे। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और स्क्रीन में नीचे आपके सामने है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो नीचे क्या लिखा है यहाँ कि अ डाइस थ्रो ट्वाइस। तो पहले तो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रीड करना है, फिर उसको समझना है। और डाइस थ्रो ट्वाइस, तीनों वर्ड में क्या है, पहले डाइस लिखा है, थ्रो मतलब हम टॉस करेंगे, और उसके बाद क्या लिखा है, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब क्या करेंगे, 2 टाइम, एक बार नहीं पर कितनी बार, 2 बार एक डाइस को हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट आइदर टाइम। अब इसको ही आपको समझना है। पहले तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड यह हो गया, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं लिखती जाऊंगी तो आपको पता चले कि क्वेश्चन में हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो पहले तो आपको ये समझना है कि एक डाइस को 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या हो गया आपको पता होगा, मैं आगे लिख के दिखाऊंगी। उसके बाद आइदर टाइम का मीनिंग क्या होता है कि या तो हमें एक डाइस में 5 मिलेंगे या तो दोनों डाइस में 5 मिलेगा। दोनों डाइस के अलावा तो हमें 5 नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कितने डाइस है, 2 ही डाइस है, तो हमें मैक्सिमम 2 बार ही 5 मिल सकता है, मतलब दोनों में। उसके बाद तो हमें क्या करना है, वो ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, नॉट आइदर टाइम। इससे पूरा इसका आंसर चेंज हो जाता है। इसके बाद क्या लिखा है, 5 विल कम अप टू एटलीस्ट 1 टाइम, एटलीस्ट 1। तो मैंने बोला था कि आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन रीड करेंगे तो पूरे वर्ड को अच्छे से समझना है। यहाँ क्या लिखा है, एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, एक बार भी 5 आ सकता है और 2 बार भी 5 आ सकता है, क्योंकि हम 2 ही डाइस थ्रो कर रहे हैं। 3 डाइस थ्रो कर रहे होते हैं तो 3 भी हम ध्यान में लेते हैं, पर यहाँ 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं इसलिए हमें 5 एक बार भी मिल सकता है और 2 बार भी मिल सकता है। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, 1 और 2। तो यहाँ क्या है, एटलीस्ट वंस मतलब एटलीस्ट मतलब मिनिमम एक बार तो हमें 5 मिलेगा, मैक्सिमम 2 बार मिलेगा, क्योंकि हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं। तो ये पहले क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत है। मैं फिर से रीड करती हूँ कि हमारे पास 2 डाइस है, वो हम एक साथ टॉस करेंगे। हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आइदर टाइम मतलब 5 हमें एक बार भी ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और नीचे क्या लिखा है कि हमें 5 एटलीस्ट वंस मतलब मिनिमम हमें एक बार 5 मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो मिनिमम एक बार मिले उसकी भी प्रोबेबिलिटी लेंगे और 2 बार मिले उसकी भी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। अब इसका आंसर हम देखते हैं। तो आंसर बहुत इजी है। क्वेश्चन जितना समझने में डिफिकल्ट था उतना आंसर डिफिकल्ट नहीं है। और ये वीडियो देखेंगे आप ध्यान से तो आपको इसके जैसे काफी बार क्वेश्चन आएंगे डाइस के या तो कॉइन के, तो कभी भी हार्ड नहीं लगेंगे और इजीली आप समझ पाएंगे, पर इसको समझना जरूरी है। तो इसके आंसर हम लिखते हैं। तो आंसर में क्या होगा, पहले तो हमें क्या बोला है कि 5 मतलब प्रोबेबिलिटी हमें 5 की ही फाइंड करनी है। आइदर टाइम हमें 5 ना मिले उसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और एटलीस्ट 1 टाइम हमें 5 मिले उसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जो सैंपल स्पेस होता था, मैंने बोला था अगले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एक साथ हम 2 डाइस थ्रो करते तो उसका सैंपल स्पेस में मैक्सिमम हमें रिजल्ट कितने मिलते थे, 6 × 6 = 36 रिजल्ट मिलते थे। अब ये 36 रिजल्ट में से हमें ऐसे ही रिजल्ट यहाँ लिखने हैं
जिसमें एक बार 5 हो या तो 2 बार 5 हो, ऐसे ही रिजल्ट यहाँ लिखने हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ, तो आपको पता चल जाएगा। मैं अभी 1-2 लिखूंगी तो आपको पता चल जाएगा। मैंने वहाँ क्या बोला था कि 5 कितनी बार आएगा, एक तो 5 का इंडिविजुअल लाइन बनेगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 और 6 से 5 ये 6 से स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि से डाइस की 6 साइड ही होती है। उसके बाद 5 हर एक डिजिट के साथ एक बार आएगा, 1 के साथ भी एक बार आएगा, 2 के साथ भी एक बार आएगा, 3 के साथ भी एक बार आएगा, 4 के साथ आएगा, और 5 की लाइन में 5 आएगा तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसके बाद 6 की लाइन में भी एक बार 5 आएगा। तो वो सारे रिजल्ट आपको यहाँ लिखने हैं। तो पहला हम 5 वाली पूरी लाइन लिख देते तो आपको समझ में आ जाएगा। 5 1, उसके बाद 5 2, उसके बाद 5 और 3, उसके बाद 5 और 4, उसके बाद 5 और 5, उसके बाद 5 और 6। तो ये हो गई पूरी 5 की लाइन। उसके बाद ये जो 5 है इंडिविजुअल सारे डिजिट के साथ आएगा एक्सेप्ट 5, क्योंकि 5 एक बार आ गया तो वो दूसरी बार आएगा नहीं। जैसे कि यहाँ लिखेंगे 1 के साथ 5 आएगा, उसके बाद 2 के साथ 5 आएगा, उसके बाद 3 के साथ भी 5 आएगा, उसके साथ 4 के साथ भी, और 5 के साथ तो एक बार आ गया तो उसको दूसरी बार हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद आएगा 6 के साथ भी 5 आएगा। तो ये हो गए उसके पूरे रिजल्ट, जहां हमें आइदर टाइम 5 मिल रहा है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कितने आउटकम हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल कितने आउटकम हुए? 11 आउटकम हुए। तो हमें पहला क्या बोला है? 5 विल नॉट आइदर टाइम, 5 विल नॉट आइदर टाइम। तो 5 हमें मिलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा। तो पहले तो क्या करेंगे, मैक्सिमम रिजल्ट हमारे पास कितने हैं? 36 है, और यहाँ फेवरेबल केसेस हमें कितने मिले? 11 मिले। तो हम पहले हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे। 5 विल नॉट आइदर टाइम, आइदर टाइम मतलब क्या होता है कि मिनिमम 1 और 2 टाइम जो मिलता है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पहले, उसके बाद उसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमें ये प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो पहले तो हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। कितने रिजल्ट हुए? 11 डिवाइड 36 हुए। एक इसके है जो आइदर टाइम हमें 5 मिल रहे हैं उसका है, आइदर टाइम 5। उसके बाद हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? 5 विल नॉट आइदर टाइम, मतलब हमें एक बार भी 5 ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? 5 हमें मिल रहे हैं आइदर टाइम, मतलब 1 या 2 टाइम, उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो उसको हम क्या करेंगे? 1 में से माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 5 मिल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? जिसमें 5 ना मिले उसकी, तो क्या करेंगे? उसको 1 में से माइनस करेंगे। तो मैंने अगली बार ही बोला था कि हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी है उसका मैक्सिमम आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो हमें जो मिल रहा है उसको 1 में से माइनस करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो 1 माइनस 11 डिवाइड 36। तो क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 36 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 36, उसमें से माइनस 11 करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे? 25 डिवाइड 36। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 5 विल नॉट कम आइदर टाइम उसकी, मतलब 5 हमें नहीं मिल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? 5 विल कम अप टू एटलीस्ट वंस, मतलब हमें एक बार भी 5 मिल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एक बार भी जो। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। 5 विल कम अप टू एटलीस्ट वंस, 5 विल कम एटलीस्ट वंस। ये वर्ड आपको याद रखना है, इस पे ही पूरा मतलब आंसर चेंज होता है। वंस मतलब हमें एक बार या तो 2 बार भी 5 मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसका एक इनडायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता है, जो यही है कि हमने फाइंड किया था ये वाला, कि जिसमें एक बार भी 5 मिलता है और 2 बार भी 5 मिलता है, इसका आंसर था। और हमें अच्छे से कैलकुलेशन करनी होगी, इसलिए हम क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? ये जो सारे केसेस है इधर यहाँ हमें लिखना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन है वो 5 से 6 मार्क्स का होता है, तो हमें पूरा कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत होती है। तो ये पूरे जो फेवरेबल केसेस है इसके रिलेटेड वो सारे यहाँ लिख देंगे। 5 3, उसके बाद 5 4, उसके बाद 5
5, उसके बाद आएगा 5 और 6, उसके बाद क्या आएगा 1 के साथ भी 5 आएगा, 2 के साथ भी 5 आएगा और उसके बाद 3 के साथ भी 5 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 5 के साथ तुम लेंगे नहीं, 4 के साथ और 6 के साथ ही हमें लिखने की जरूरत है। तो ये सारे केसेस हो गए इसके फेवरेबल केसेस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है कितने केसेस है, तो हम फिर से गिन लेते हैं। आपको पता है 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे, हमें आइदर टाइम एटलीस्ट 1 हमें मिल रहा है 5, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 11 डिवाइड क्या आएगा 36, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट 2 डाइस के क्या होते हैं 36। तो ये हो गया इसका आंसर। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, पर इसको क्वेश्चन को समझने की जरूरत बहुत है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो ये पूरा आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें समझोगे तो ही ये आप लिख पाओगे। इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन अच्छे से समझाया, उसके बाद मैंने कैलकुलेशन लिखी। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी ज्यादा मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें 36 रिजल्ट वो हमें पता ही है कि 2 डाइस के क्या होते हैं, तो उसके जो फेवरेबल केसेस थे वो हमने लिख दिए। उसके बाद हमने क्या किया, आइदर टाइम जो हमें मिल रहा था 5, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की, उसको 1 में से माइनस किया तो हमें प्रोबेबिलिटी मिली 25 डिवाइड 36। उसके बाद दूसरा था 5 विल कम्स अप टू एटलीस्ट वंस, मतलब हमें मिनिमम एक बार 5 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो ये केसेस हमारे पास थे, वो हमने रिपीट लिया, लिख दिए, और वो कितने हो रहे थे 11। तो 11 डिवाइड 36 इसका आंसर मिल गया। तो इतना ही इसका आंसर है, पर क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे तो ही ये इसको लिख पाएंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे से आपने नहीं समझा है तो इसको आप ऐसे लिख नहीं पाओगे, डेफिनेटली आप गलती करोगे। तो आप प्रोबेबिलिटी में आप बहुत ही क्वेश्चन रीड करने में ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन अच्छे से रीड किया है, समझ गए हैं, तो डेफिनेटली आप राइट आंसर लिखेंगे। और क्वेश्चन समझने में आपने कोई गलती कर दी है तो डेफिनेटली आप गलत आंसर ही लिखेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।